आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है हमारे अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद में। हमने चर्चा कर ली कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो हुई फ्रांस से। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन था और वहाँ का राजा लुई 16वां, इसको हरा दिया गया, इसका पतन हुआ और उसी के बाद क्रमिक रूप से 3 संविधानों का निर्माण हुआ, 1791 से लेकर 99 तक। और 99 के बाद एक नाम हमारे सामने आया नेपोलियन बोनापार्ट का, जो 1799 के संविधान में प्रथम कॉन्सुल बना और 1804 में सम्राट बना। इस पर हमने चर्चा कर ली थी और कई सुधार भी उसने फ्रांस में किए। अब उन सुधारों को जब उसने लागू किया तो वो अन्य राजतंत्र जो देश थे उनको वो खटकने लगे, जिसमें ब्रिटेन का नाम आता है, ऑस्ट्रिया, पर्शिया। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ जो राजतंत्र की स्थापना है वो वापस से कायम की जाए और नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सुधार किए उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो चर्च को आज़ादी है, उसकी संपत्ति जो पोप को मिली हुई है वो उसको उचित मानते थे और ऊंच नीच का जो भेद था उसको वो उचित मानते थे। राजतंत्र को वहाँ पर वो जरूरी मानते थे और संविधान के विरोधी थे। तो इन्होंने क्या किया, 1815 में इन देशों ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से हरा दिया। वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में। अब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और उसके पश्चात इन देशों ने मिलकर के फ्रांस में पुनः संविधान की जगह है उन्होंने राजतंत्र यानी बुर्बो राजवंश के राजा को इसकी गद्दी पर पुनः से सत्ता में ला दिया या गद्दी पर बिठा दिया। अब उसके बाद उन्होंने सभी राष्ट्रों ने मिलकर फ्रांस के विरुद्ध संधि की, जिसे कहा गया वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना। कि वियना जो था वो ऑस्ट्रिया की राजधानी और उसका अध्यक्ष बनाया गया मेटरनिक को। मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इन्होंने मिलकर के इस उद्देश्य से इन्होंने ये संधि की ताकि फ्रांस को पूर्णतया दबा दिया जाए, वो अपना विस्तार न कर सके, वापस वहाँ संविधान की प्राप्ति, संविधान लागू ना हो सके। क्योंकि इसका नुकसान ये था कि अगर एक फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना या संविधान बन जाता है तो इसके साथ साथ यूरोप के अन्य राष्ट्र भी उनको देख करके विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस वियना ट्रीटी में कौन कौन से निर्णय लिए। सबसे पहला इन्होंने क्या किया, राजतंत्र की पुनः स्थापना कर दी, बुर्बो राजवंश के राजा को गद्दी पर बैठा दिया। उसके अलावा उन्होंने फ्रांस को पूरी तरह से चारों ओर से कहीं न कहीं सभी राष्ट्रों में उसका बंटवारा कर लिया गया। जैसे उत्तर का जो भाग था वो दे दिया गया, नीदरलैंड का राज्य स्थापित कर दिया गया और जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, ये फ्रांस का क्षेत्र उसे दे दिया गया। दूसरी बात आती है यहाँ दक्षिण में, फ्रांस के दक्षिण में सार्डिनिया, पिडमांट में जेनेवा का जो क्षेत्र था वो पिडमांट जो था वो जेनेवा को दे दिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को दे दिया गया इटली, पर्शिया को दे दिया गया सैक्सनी प्रांत, रूस को दिया पोलैंड, यानी कि वहाँ उनका अधिकार उन्हें दे दिया गया। ये फ्रांस का बंटवारा कर दिया गया या उस पर कहें प्रतिबंध लगा दिया गया चारों दिशाओं से, ताकि वो अपना विस्तार न कर सके और दोबारा से कहीं विद्रोह ना हो जाए और ना ही संविधान का निर्माण हो। और इसी के साथ साथ जर्मन ये तो हुआ एक निर्णय। दूसरी बात कि जो जर्मन परिसंघ था जो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया 39 राज्यों का एक संघ, उसको भी कायम रखा गया, यानी कि बटा रहे। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो रूढ़िवादी सरकारें थी उन्होंने क्या किया, उदारवादी राष्ट्रवादी थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कोई संस्थाएं नहीं बनेगी, अखबार नहीं, इस तरह के अखबार नहीं छपेंगे, इस तरह के साहित्य नहीं छपेंगे जिस पर कहीं न कहीं इन सरकारों के विरुद्ध आवाज उठाई हो। तो इन सभी पर उन्होंने मिलकर के प्रतिबंध लगा दिया। इस संधि के दौरान इन्होंने ये निर्णय लिया। तो जब ये घटना हुई
तो उसके बाद कहीं न कहीं फ्रांस में बहुत लंबा समय नहीं निकला और दोबारा से क्रांति प्रारंभ हो गई और ये काल आया 1830 में। क्योंकि गुप्त रूप से वैसे तो संगठन बन नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां के उदारवादी राष्ट्रवादियों ने गुप्त रूप से संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए, संस्थाएं बनाई, क्योंकि वो चाहते थे स्वतंत्रता और मुक्ति चाहते थे। तो इसीलिए ये युग कहा जाता है 1830 से लेकर 1848 तक का काल कहलाता है क्रांतियों का काल या क्रांतियों का युग, जिसमें पहली क्रांति 1830 जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये देश थे, एक तरफ तो वो ताकतवर थे, राजतंत्र की स्थापना कर दी, एक तरफ तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर डाल रहे थे जनता पर, और दूसरी तरफ जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे यानी क्रांतिकारी थे, वो स्वतंत्रता के लिए गुप्त संस्थाएं बना रहे थे, वो विद्रोह कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें इटली, जर्मनी, उसके पश्चात पोलैंड, आयरलैंड, ये जो क्षेत्र थे इन्होंने मिलकर के क्रांति की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहला आता है ब्रुसेल्स विद्रोह। ब्रुसेल्स में क्या हुआ कि यहाँ विद्रोह हो गया फ्रांस में, और वहाँ पुनः जो बुर्बो राजवंश स्थापना इन लोगों ने की थी, जहाँ का राजा बनाया हुआ था उसको हटा दिया गया और यहाँ पर बना दिया गया फ्रांस का राजा लुई फिलिप को, और वो वहाँ राजा बन गया। और इसके साथ साथ ब्रुसेल्स जो है यहाँ विद्रोह हुआ, और जो यहाँ हमने नीदरलैंड पढ़ा था कि नीदरलैंड को बेल्जियम मिला, और बेल्जियम जो है वो क्या हो गया, वहाँ से अलग हो गया, नीदरलैंड से अलग हो गया। 1830 की एक घटना थी जिसमें संविधान की पुनः से स्थापना कर दी गई, यानी क्रांतिकारों ने जुलाई क्रांति के दौरान एक आंदोलन किया और नीदरलैंड से ब्रुसेल्स छीन लिया, यानी बेल्जियम का हिस्सा वो ले लिया और पुनः संविधान का निर्माण कर दिया गया। एक बात यहाँ आती है कि मैटरनिक ने एक बात कही कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मीनिंग ये था कि अगर फ्रांस में किसी तरह की कोई घटना होती है तो पूरा उसका असर जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। तो उसी के साथ साथ एक और स्वतंत्रता संग्राम आया इसी काल में, जिसकी शुरुआत हुई 1821 से शुरुआत हो गई थी, यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब यूनान का जो हिस्सा था जिसे ग्रीस भी कहा जाता है, और वो किसके अधिकार में था, ओटोमन साम्राज्य के अधिकार में था, और ओटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो यहाँ 1821 में यूनान ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, और अंतिम रूप से 1832 में एक संधि हुई, कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, जिसके अंतर्गत अब कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान जो है वो ओटोमन साम्राज्य से अलग हो गया, और इसका ये असर हुआ कि अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति जो है वो धीरे धीरे फैलती गई। तो ये तो बात आती है 1830 की घटना में। अब आती है कि इसका परिणाम 1830 का परिणाम 48 में जाकर के भी देखने को मिलता है, यानी इसमें उदारवादियों ने, ये भी फ्रांस की ही क्रांति है जिसमें उदारवादियों ने 18 मई 1848 को फिर से विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अब यहाँ कारण क्या थे, क्योंकि 1830 में जो विद्रोह हुआ था उससे बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयाँ, यानी गरीबी फैल गई, भूखमरी हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, और जनसंख्या वृद्धि होने से इसके साथ साथ शहरों में जो है वो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि काम की तलाश में बेरोजगारी आई और काम की तलाश में लोग गांव से निकलकर शहरों में बसने लगे, जिसके कारण जनसंख्या वहाँ की भी बढ़ी। और इसके साथ साथ एक और कारण रहा औद्योगिक ह्रास, जहाँ इंग्लैंड जैसे जो राष्ट्र थे वहाँ उद्योग जो अधिक विकसित था, और फ्रांस जैसे और यूरोप के जो अन्य राष्ट्र थे वहाँ का जो औद्योगिक कार्य था या उद्योग था वो उनकी बजाय कम विकसित था, छोटे स्तर पर उद्योग होता था, यानी कि यहाँ उद्योग भी पिछड़ गया और इसके अलावा गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, जनसंख्या बढ़ गई। और इसके साथ साथ जब ये सब घटनाएं होने लगी तो वहाँ की जो जनता थी वो एकजुट हो गई
और उन्होंने क्या किया कि पेरिस की सड़कों पर लोग उतर आए और उन्होंने फ्रांस की सरकार के विरुद्ध, और फ्रांस का राजा उस समय कौन बना था, हमने यहाँ पढ़ा कि फ्रांस का सम्राट बना लुई फिलिप, और इस लुई फिलिप को के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। जनता ने रोटी की मांग के लिए सड़कों पर नारे लगाने शुरू किए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो ये डर के मारे जो वहां का राजा था लुई फिलिप, उसने सत्ता छोड़ दी और वो वहां से भाग गया। अब इसके बाद बात आती है कि और इसके साथ साथ एक नेशनल असेंबली बनी, यानी कि संविधान निर्माण के लिए कार्य शुरू हो गया और एक राष्ट्रीय सभा का निर्माण कर दिया गया इस घटना के बाद। और इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय सभा और सभी को मत का अधिकार दिया गया कि राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ और 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार फ्रांस में मिल गया। लेकिन केवल पुरुषों को अधिकार मिला, यहाँ महिलाओं को फिर भी इन अधिकारों से वंचित रखा गया और धीरे धीरे बाद में इसमें आगे परिवर्तन हुआ और ये अधिकार महिलाओं को भी दिया गया। तो अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि जब ये दो क्रांतियां आई 30 और 48 में, तो एक बड़ा परिवर्तन आ गया कि जो राष्ट्र एक नहीं थे, जिसमें इटली, जर्मनी इनके टुकड़े थे, तो इन्होंने भी प्रयास किया, इनके क्रांतिकारियों ने, उदारवादियों ने एकजुट होने का प्रयास किया। तो यहीं से शुरुआत हो गई राष्ट्रवाद की और एकीकरण की। हमने पढ़ लिया कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और उसके साथ साथ जब क्रांतियां हुई तो बहुत सारे राष्ट्रों की, जैसे जर्मनी, इटली, इनके एकीकरण का मार्ग भी खुल गया, शुरू हो गया इनका एकीकरण। तो उसी क्रम में अपने बात कर रहे हैं जर्मनी के एकीकरण की, जो 1866 से लेकर 1871 के बीच में पूरा हुआ। अब हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सबसे पहले ये है कि फ्रांस जब क्रांति हुई 1789 में, तो जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, सबका अपना अपना शासन था और छोटे छोटे राज्यों में इनका विभाजन हुआ था। इसी के साथ 1806 में नेपोलियन जब आया तो उसने क्या किया कि एक राइन संघ गुट का निर्माण कर दिया, यानी कि इन सभी को मिला करके एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा गया राइन संघ। उसी के साथ उसने 1815 में जब उसका पतन हो गया, पतन से पहले उसने क्या किया, इन जर्मन परिसंघ यानी कि राइन संघ के जो राज्य थे उनको 39 राज्यों में एक साथ उनको मिला करके और उसका नाम दिया जर्मन परिसंघ के नाम से, इन सबको एक साथ मिला दिया और इसको बने रहने दिया। जब वियना की संधि हुई तो वही 39 राज्यों में इसका विभाजन बना रहा। जब फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद 1848 का हमने क्रम पढ़ लिया, तो यहाँ भी उदारवादियों का जो है वो काम किया, क्रांतिकारियों का। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्र भी चाहते थे कि ये जो टुकड़े हैं वो एक हो जाए। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात आती है कि जब 39 राज्यों का विभाजन हो गया और वियना संधि में, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, ऑस्ट्रिया को, और इसका उपाध्यक्ष बना दिया गया पर्शिया को। ये दो राष्ट्र अलग अलग हैं। तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों ने मिलकर इन 39 संघ राज्यों का एक संघ, जिसे जर्मन परिसंघ कहा गया, उसको संभालने का जिम्मा इनको दे दिया गया। और पर्शिया का जो सम्राट था वो था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। अब जो ऑस्ट्रिया है वो नहीं चाहता था कि जर्मनी कभी भी एक हो, क्योंकि उसके एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो थी ऑस्ट्रिया। और पर्शिया का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, वो भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर संविधान बने। वो चाहता था कि यहाँ पर जो राजतंत्र है वही बना रहे। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा हुआ कि ये जो फ्रेडरिक चतुर्थ है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, यानी पागल हो गया, और उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। और इसकी जगह है पर्शिया का जो राजा बना वो था विलियम प्रथम।
और ये एक महत्वाकांक्षी राजा था। ये चाहता था कि जर्मनी एक हो। सबसे बड़ी बात कि ये इस बात को इसने समझ लिया कि पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी एक होगा, एकीकरण हो जाएगा, इसका एक जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। तो अब ये बात आती है कि विलियम प्रथम आ गया, इसी का एक वहीं का पर्शिया का एक सम्राट बन गया। अब इसके बाद वहां का प्रधानमंत्री बना बिस्मार्क। ओट्टो वन बिस्मार्क जो है वो प्रधानमंत्री बना और इसने भी यही चाहा कि पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी एक हो, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो। तो इसने क्या किया, रक्त और लोह की नीति अपनाई, यानी कि तलवार के बलबूते पर उसने कहा कि जर्मनी को युद्ध से जीता जाए, संधियों से नहीं, युद्ध से जीता जाए। तो इसी से शुरुआत होती है संधियों के साथ साथ युद्ध की। 7 सालों तक लगातार ये क्रम चलता रहा और इसी के साथ इन्होंने क्या किया, एक संसद बुलाई जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट संसद, यानी एक स्थान था फ्रैंकफर्ट, वहां पर संसद बुलाई और उस संसद में ये निर्णय लिया गया कि संविधान का निर्माण हुआ और इन 39 राज्यों का जो जर्मन परिसंघ है उन सभी के प्रतिनिधित्वों को बुलाया गया कि आप इकट्ठे हो, संविधान का निर्माण करो। लेकिन बाधक ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, ये नहीं चाहता था, पर्शिया का राजा भी नहीं चाहता था। अब इसी के साथ साथ फ्रैंकफर्ट संसद जो है वो समाप्त हो गई और विलियम प्रथम आ गया, बिस्मार्क भी आ गया और उन्होंने समझ लिया कि युद्ध के द्वारा हम जर्मनी को एक करेंगे और पर्शिया इसका ही नेतृत्व करेगा उसी के आधार पर। अब बात आती है कि यहाँ युद्ध की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले होती है डेनमार्क से। अब डेनमार्क को किस किस ने मिलकर हराया, अब ऑस्ट्रिया और पर्शिया, इन दोनों के ही हित यानी इन दोनों के स्वार्थ किस में थे, जर्मनी में। इसीलिए इन्होंने सोचा कि डेनमार्क को हरा दिया जाए और इनसे ये क्षेत्र ले लिया जाए, यानी स्लेस्विग, होलेस्टाइन और लोएनबर्ग, ये डचियां यानी ये क्षेत्र जो है ये हम ले लें, इन्होंने सोचा। क्योंकि ये जो क्षेत्र थे ये वियना संधि के दौरान डेनमार्क को मिले हुए थे। तो अब इन दोनों ने, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने मिलकर के डेनमार्क को युद्ध में हराया और स्लेस्विग, होलेस्टाइन और लोएनबर्ग के जो क्षेत्र थे वो इन दोनों ने ले लिए कि हम दोनों आपस में इनको बांट लेंगे और डेनमार्क को पराजित इन्होंने मिलकर के कर दिया। अब उसके बाद घटना आती है 1866 की अगली घटना कि इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया जीत गया, पर्शिया भी जीत गया, लेकिन जब स्वार्थ टकराते हैं तो युद्ध जरूरी हो जाता है। तो यही वही घटना आगे हो गई, आगे वही कहानी बनी कि अब किसकी बारी आ गई हारने की, ऑस्ट्रिया की। क्योंकि जब 3 क्षेत्र हैं तो इनको बांटने के लिए वापस ऑस्ट्रिया और पर्शिया में झगड़ा शुरू हो गया। अब इन्होंने ऑस्ट्रिया और पर्शिया का जब आपस में झगड़ा था तो इसका लाभ उठाया इटली ने, क्योंकि इसके एकीकरण का भी काम चल रहा था। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ इटली के एकीकरण का भी काम चल रहा है। तो पर्शिया और इटली इन दोनों ने मिलकर 1866 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। लेकिन हालांकि इटली जो है वो हारा ऑस्ट्रिया से, लेकिन पर्शिया ने ये वचन दिया था कि अगर इसको हराने में अगर इटली मदद करेगा तो उसको बदले में इसको वेनेशिया का भाग दे दिया जाएगा। तो वही हुआ, पर्शिया जीत गया, ऑस्ट्रिया हार गया और इटली को मिल गया वेनेशिया। अब इसी क्रम में तीसरा जो युद्ध आता है, तीसरा कड़ी जो आती है तीसरी, वो आती है सेडान के युद्ध की, जो पर्शिया और फ्रांस इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब फ्रांस, इसका ध्यान कहाँ था, ये भी युद्ध उस समय कर रहा था इटली के साथ। तो इसने क्या किया कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया इनका दोनों का आपस में युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान पर्शिया जीत गया और फ्रांस जो है वो अंतिम रूप से सेडान के युद्ध में हार गया और इसी के साथ जर्मनी एक हो गया। यानी ये जो क्षेत्र थे बटे हुए, इन सभी क्षेत्रों का एक करके जर्मनी का एक
गुट बना दिया गया, यानी एक जर्मनी राष्ट्र का निर्माण कर दिया गया और इसका राजा जो है वो बना दिया गया, क्योंकि पर्शिया ने इसका नेतृत्व किया था। तो विलियम प्रथम जो पर्शिया का राजा था उसे किसका सम्राट बना दिया गया? जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। और इसी के साथ साथ जर्मनी में निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई, पर्शिया राज्य की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई और इसके साथ 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 जर्मनी की मुद्रा बनी, बैंकिंग बनी, अपनी एक न्यायिक प्रणाली बनी, यानी धीरे धीरे उसका एक विकास हो गया। और आज जो हमारे सामने एक यूरोप का एक राष्ट्र है जर्मनी, वो संपूर्ण होकर तैयार हो गया। तो आज हमने चर्चा की शुरू से कि फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के पश्चात धीरे धीरे अन्य राष्ट्रों का एकीकरण का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ, इस पर हमने चर्चा की। तो इसी के साथ अगले वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जो इसी एकीकरण जर्मनी से भी जुड़ा हुआ है। तो मिलते हैं हम जल्दी ही अपने अगले वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।